दोस्तों, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर ही चलती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर आसान रास्ता सही रास्ता हो। इसलिए आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, जो सबसे बेहतर और सबसे हटकर अलग हो। ठीक है, तो दोस्तों, हर वीडियो से पहले इसी तरह के मोटिवेशनल सेंटेंसेस सुनने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्यारा सा चैनल गुड नॉलेज पर बने रहिए। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के नाम से है उसका अध्ययन करेंगे, जो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लोग नहीं देखे हैं, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कीजिए, देखिए, तब पार्ट 3 बेहतर समझ में आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पहले उसको देख लें। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। इसके बाद में यदि वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। इसका डिफिनेशन हम लोग विस्तार से पढ़े हुए हैं पिछले क्लासों में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम से संबंधित एक टॉपिक है पोषण, जो सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन करके ऊर्जा प्राप्त करता है, और इसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखे हुए थे। पोषण कितने तरह का होता है, कैसे कैसे इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी उसको हम लोग देखे हुए थे। उसके बाद आज हम लोग को अध्ययन करना है श्वसन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में और परिवहन के बारे में इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं श्वसन। श्वसन जितने भी यहाँ पर ये जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि, गति, ये सब के सब जैविक लक्षण हैं, यानी जैव प्रक्रम है। तो इस सभी जैव प्रक्रम को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, क्लास फर्स्ट में, कि उत्सर्जन क्या है, श्वसन क्या है, पोषण क्या है। फिर भी एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ, श्वसन चूंकि पढ़ाई हो रही है तो श्वसन के बारे में। श्वसन हम लोग पढ़े थे कि शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन, हम लोग शरीर के बाहर से ऑक्सीजन जब लिया जाता है तो उससे क्या होता है, भोजन के अणु टूटते हैं शरीर के अंदर कुछ काम है। तो शरीर के अंदर से शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन और ऊर्जा प्राप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन। साधारण तौर पर हम लोग इतना कह सकते हैं, सांस लेना और छोड़ना क्या है, श्वसन प्रक्रिया है। तो श्वसन का डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है क्या श्वसन के बिना कोई जीव जीवित रह सकता है। आप खुद सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि श्वसन क्रिया न हो तो मानव कितना देर जिंदा रह सकता है। यदि हम लोग अपने सांस को रोक लें, कितना देर रोक सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। यदि 5 मिनट से ज़्यादा या 3 मिनट, 4 मिनट अगर सांस रोक दिया जाए तो आदमी का डेथ हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से सभी जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। इस तरह से श्वसन एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग देखें कि श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। श्वसन के लिए जीवधारी जो है जंतु ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ना है श्वसन के प्रकार। देखिए, श्वसन के प्रकार, ये श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो कुछ ऐसा भी श्वसन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कुछ सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं और वे जीवित रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। और जिस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना आवश्यक है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन। यानी श्वसन दो तरह का हुआ, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। श्वसन दो कैटेगरी में हुआ, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन किसको कहेंगे? श्वसन की वह विधि जिसके लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, जरूरी हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन। और श्वसन की वह विधि जिसके लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक नहीं हो, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, अनॉक्सी श्वसन। तो इस
चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज जो कार्बन 6 वाला होता है C6H12O6, उसके विखंडन से यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के जो विखंडन होता है उससे किस तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ग्लूकोज कार्बन 6 अणु वाला है, तो कोशिका द्रव्य में ये पाइरुवेट 3 अणु वाला कार्बन 3 अणु वाला में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति यदि होती है यानी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है तो ये इससे ऊर्जा प्राप्त होता है CO2H2 और ऊर्जा मिलता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और यह क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन के अभाव में यानी ऑक्सीजन जब कम मात्रा में मिलता है, ठीक है, उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल बनता है ग्लूकोज के विखंडन से और ऊर्जा प्राप्त होता है। और ये क्रिया होती है हमारी पेशी में और पेशी ऊतकों में। और देखिए एक और है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यदि ऑक्सीजन नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है, उस स्थिति में इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और ऊर्जा बनता है। किसके विखंडन से, कार्बन 6 परमाणु के विखंडन से। ये क्रिया होती है ईस्ट में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है, अनऑक्सी शोषण होता है। और ऐसे जीवों को, जिन जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है उन्हें वायवीय जीव कहते हैं, और जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। तो ये डायग्राम हुआ, इससे सवाल देखिए क्या क्या पूछ सकता है। कार्बन 6 परमाणु वाले ग्लूकोज के विखंडन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बनता है, तो CO2H2O और ऊर्जा बनता है। ठीक है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन का काम कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ होता है, तो हमारी पेशियों में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है, तो ईस्ट में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक डायग्राम हुआ, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ना था पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। ठीक है, पौधों में श्वसन क्या होता है और जंतु और मानव में श्वसन क्या होता है, मानव भी आ जाएगा इसमें, जंतु में। तो इसमें हम लोग पढ़ना है श्वसन क्रिया, तो हम लोग समझ गए क्या है। अब देखिए पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है। यदि श्वसन क्रिया को रोक दिया जाए पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वो भी मृत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पेड़ पौधे में भी श्वसन की क्रिया होती है, जिस तरह से मानव में या अन्य जंतु में श्वसन की क्रिया होती है। तो चलिए अब देखते हैं पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, किस अंग से करते हैं, उनको कहाँ से वायु प्राप्त होता है। तो सबसे पहले पेड़ पौधा जो होता है उसकी पत्तियां, उसकी पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र या एस्टोमाटा, इन्हीं रंध्र या एस्टोमाटा से पत्तियां श्वसन क्रिया करती है, यानी पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। इससे इसकी उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में ये इसी के द्वारा, एस्टोमाटा के द्वारा पेड़ पौधे अपना श्वसन क्रिया करते हैं। इसी के द्वारा ये वायुमंडल से CO2 गैस को ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से श्वसन की क्रिया होती है पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। उसके बाद में रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस
लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण देखे थे क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। जब तैयार कर रहे होते हैं भोजन, उस समय ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो चूंकि नाइट में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए नाइट में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होती है, उसी स्थिति में O2 मुक्त नहीं होता है। O2 ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। और यही कारण है कि अक्सर सवाल पूछा जाता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे या बगीचा में क्यों नहीं सोना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए हम यदि सोते हैं पेड़ के नीचे तो सांस लेने में कठिनाई होती है। अतः हमें पेड़ पौधे के पास रात में नहीं सोना चाहिए या बगीचा में रात में नहीं सोना चाहिए। तो पेड़ पौधे में शोषण हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जंतुओं में शोषण। तो जंतुओं में शोषण देखिए कैसे होता है। जंतुओं में बहुत तरह के जीव है जो अलग अलग अंगों से श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे मानव, तो मानव में श्वसन की क्रिया के लिए नाक द्वारा मतलब वायु प्रवेश करता है, उसके बाद फेफड़ों में जाता है। तो इस तरह से ट्रैके से होते हुए फेफड़ों में जाता है। इस तरह से श्वसन की क्रिया अलग होती है। मछलियों में गलफड़ा द्वारा श्वसन होता है, उनमें फेफड़ों द्वारा नहीं होता है। इस तरह से गलफड़ा या गिल्स कहिए, इस तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का श्वसन होता है। मानव में, भेड़, बकरी में इस समय फेफड़ा द्वारा श्वसन क्रिया होता है। तो ये टॉपिक रहा पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, मछलियों में किस अंग द्वारा श्वसन होता है, तो गलफड़ा या गिल्स द्वारा। अब हम लोग पढ़ते हैं मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन। मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन अब देखते हैं हम लोग। तो चलिए श्वसन को समझिए, मानव में श्वसन किस तरह से होता है, ठीक है। मानव में श्वसन तंत्र यहाँ दिया गया है। मानव में नासा द्वार, ये श्वास नली, श्वसनी, फेफड़ा, डायफ्राम, कुपिकाएं, ये कुपिकाएं हैं, ये है कुपिकाएं। ये सब मिलकर एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र। तो ये क्वेश्चन आता है, मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र बनाकर और श्वसन तंत्र के बारे में लिखें। तो आप लोगों के सामने यह एक चित्र है, यही है मानव श्वसन तंत्र का चित्र, ठीक है। चलिए देखिए, मानव में श्वसन तंत्र को कहने के लिए, ड्राइव करने के लिए पूरा हम लोग लिखने के लिए लिखेंगे। सबसे पहले श्वसन तंत्र का परिभाषा लिख देंगे कि मानव में नासा द्वार यानी नाक के जो छिद्र होते हैं उसको नासा द्वार, श्वास नली, फेफड़ा, कुपिकाएं तथा श्वसनी इत्यादि मिलकर एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, मानव श्वसन तंत्र या श्वसन तंत्र कहते हैं। क्रिया में हो जाएगा, सबसे पहले जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे नासा द्वार से होते हुए, यानी नासा द्वार यानी नाक से होते हुए और श्वास नली से होकर कहाँ पहुँचता है, श्वसनी में, यानी श्वास नली दो भागों में अलग अलग बांट जाता है, अलग अलग फेफड़ों के लिए श्वसनी में पहुँचता है। उसके बाद जो भी वायु में धूल कण होते हैं या किसी प्रकार की कोई गंदगी मिली हुई होती है तो हमारे नाक में जो रोम होते हैं, ठीक है, नासिका रोम जिसको कहते हैं, यानी नाक के बाद, वो उनको रोक लेते हैं। देखिएगा कभी कभी धूल में हम लोग घूमते रहते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद में नाक से बहुत ज़्यादा मिट्टी जैसा निकलता है कण, ठीक है, यानी वही नासिका रोम यानी नाक के जो छिद्र है वही रोके हुए हैं उसको। तो नासिका रोम क्या करता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ वायु के साथ जो धूल कण आता है उसे रोकने का भी काम करता है। उसके बाद श्वास नली जो होती है, अधिक जब ठंडा हवा रहता है तो उसको गर्म कर देती है और अधिक गर्म हवा रहता है तो उसको हल्का ठंडा कर देती है। उसके बाद श्वसनी में पहुंचता है और श्वसनी से होकर आ जाता है फेफड़ा में। हवा कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। ऑक्सीजन युक्त हवा फेफड़ा में आता है और फेफड़ा में
कई कुपिकाएं होती है। इस तरह की कुपिकाएं बैलून के आकार की होती है कुपिकाएं, ठीक है, कुपिकाएं हैं ये सब। इस तरह से कुपिकाएं होती है जो बैलून के आकार की होती है। यदि इनका सतही क्षेत्रफल देखा जाए, ये बहुत अधिक कुपिकाएं हैं और ये काफी दूर तक फैल सकती है। यदि इन कुपिकाओं को समतल पर इस तरह से फैला दिया जाए, इन कुपिकाओं को, तो ये 80 वर्ग मीटर 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को घेर सकती है। तो इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कुपिकाओं को सतही क्षेत्रफल के रूप में फैला दिया जाए तो कितने सतह को ढक सकती है, कितने सतह को क्षेत्रफल को माप सकती है। तो कितना, 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर का मतलब हुआ काफी बड़ा सा क्षेत्र हुआ, ठीक है। लगभग 9 मीटर का चारों तरफ से स्क्वायर, 9 9 81 हुआ ना, तो 9 मीटर का स्क्वायर काफी लंबा है। ये बोर्ड लगभग 1 मीटर का होगा। अब इसी समय 9 गुना चारों तरफ से, इतना बड़ा क्षेत्रफल को हम लोग को, जो फेफड़ा है उसमें इतना बड़ा क्षेत्रफल को ढकने वाली क्या है, कुपिकाएं हैं। तो कुपिकाओं में पहुंचता है, उसके बाद में शरीर में रक्त में मिल जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, रक्त में यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है जल्दी से, तेजी से। यदि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में पार न करता तो केवल फेफड़ा से यानी कुपिकाओं से हम लोग अंगुष्ठ तक यानी अंगूठा तक, पैर के अंगूठा तक अगर विसरण विधि से जाए, यानी सामान्य हवा जिस तरह से चलता उस तरह से यदि ये चलता क्या चीज, ऑक्सीजन, तो हम लोग फेफड़ा से और अंगूठा तक जाने में इसको लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता। अब समझिए कितना ये फास्ट चलता है कि तुरंत तुरंत पहुंच जाता है। तो ये किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर इस तरह से होता है। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिला रहता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन फेफड़ा में कुपिकाओं में आ जाता है, और उसके बाद में जो आकर यहाँ रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है फिर उसमें मिल करके रक्त को शुद्ध बना देता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बना देता है, और फिर शरीर के सभी भागों में घूमता है। फिर शरीर के सभी भागों में घूमने के कारण जो अशुद्ध होता है फिर आकर यहाँ से फिर श्वास से होते हुए बाहर निकल आता है। इस टोटल प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए हम लोग इसको बनाना होगा और उसके बाद में लिखना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे उसी तरह से ये क्या है, श्वसन तंत्र है। तो चलिए सबसे पहले फिगर को आप एक साइड में बनाइए और नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं। चलिए तो अभी जो फिगर यहाँ बनाए थे उसको कापी में, जैसे मान लीजिए बोर्ड के हिसाब से कापी है तो उस कापी के एक साइड में फिगर बना लेना है और एक साइड में इसको लिखना है। लिखा गया है, मानव में नासा द्वार यानी नासिका छिद्र, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़ा, फुफ्फुस इत्यादि मिलकर एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। क्रिया विधि में है, श्वसन प्रक्रम में यानी श्वसन क्रिया के दौरान वायु सबसे पहले नासा द्वार से होते हुए प्रवेश करता है, यानी नाक से प्रवेश करता है। नासा द्वार में उपस्थित नासिका रोम यानी जो बाल होते हैं नाक के, वायु में उपस्थित धूल कण तथा अन्य अशुद्धियों को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उसके बाद वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है, ठीक है, वायु फेफड़े तक पहुंचता है। उसके बाद फेफड़ा में गुब्बारे के आकार की कई कुपिकाएं होती है। जो कुपिकाएं का इधर फिगर बनाए थे इस तरह से कुपिकाएं होती हैं जिनका सतह क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग मीटर है। कुपिकाएं होती है गुब्बारे के आकार की जिससे गैसों का विनिमय होता है, यानी उसमें गैस भरता है, ठीक है। जब वायु फेफड़ा के अंदर जाती है तो वह फैल जाता है, फेफड़ा क्या हो जाता है, फैल जाता है, और छोड़ने पर यानी सांस को छोड़ने पर यानी हवा जब निकलता है फेफड़ा से तो फिर से वो सिकुड़ जाता है। वहां से ऑक्सीजन रक्त के साथ यानी फेफड़ा से ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाता है, रक्त के साथ यानी खून के साथ मिलकर शरीर के अन्य अंगों तक जाता है, और शरीर के अन्य अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया हुआ रहता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ा से होते हुए और श्वास नली से होते हुए कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे श्वसन तंत्र का क्रिया विधि।
चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए।